हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 11 जनवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज के वीडियो का पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन का एक आर्टिकल है, ओजोन होल फिलिंग अप नाउ। सो अ स्टडी हैज कम अप कि कैसे 2066 तक जो ओजोन होल एक समय पे बहुत बड़ा प्लानिटरी लाइफ के लिए थ्रेट हुआ करता था, वो तब तक कंप्लीटली रिपेयर हो जाएगा। बट बिफोर वी डिस्कस दिस स्टडी, व्हाट इज ओजोन होल, एक्चुअली होता क्या है, एंड अ लॉट मोर स्टफ कि क्लाइमेट चेंज और ओजोन होल का क्या लिंक है, पर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज की वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इज इट गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट? क्योंकि हमें बहुत सारे एडिटोरियल्स डिस्कस करने हैं आज। एडिटोरियल्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर अ लॉट ऑफ टॉक्स आर गोइंग ऑन, राइट, कि क्या ऑनलाइन गेमिंग को, चाहे वो स्किल बेस्ड गेम हो, चाहे वो कंप्लीटली गैम्बलिंग सॉर्ट ऑफ चीज हो, उस पर कितना जीएसटी लगना चाहिए, 28% या किस तरह से। सो लॉट ऑफ टॉक्स आर गोइंग ऑन देर। ओके, साथ ही में आप ये जानते हैं कि जो काशी तामिल संगमम हुआ है, तो उसको हमने यूजुअली इस लेंस से देखा है कि वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक्सटेंशन है। जब भी हमने टूरिज्म पे कुछ डिस्कस किया तो हमने काशी तामिल संगमम का एग्जाम्पल देखा, लेकिन उसको कैसे आप प्रेलिम्स के लेंसेज से देखेंगे, क्योंकि देयर इज अ स्टोरी तामिल सेंट्स का क्या बेसिकली एंशियंट लिंक है काशी की सिटी से, और क्या उन तामिल सेंट्स, कुछ कुछ जो नाम है जो आपको पता होना चाहिए, जो आपके प्रीलिम्स में आ सकते हैं, उनमें से एक औरंगजेब और दारा शिकोह के बेसिकली कॉन्टेम्प्ररी थे। कौन थे, क्या थी, व्हाट वाज द स्टोरी, तो वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो एडिटोरियल्स में आया है। ऑलराइट, सिंस वो जो एडिटोरियल है इट इज रिटन बाय अ गवर्नमेंट ऑफिशियल ओनली, तो जो सरकार की तरफ से एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं यूजुअली वो एक हिंट होता है, ओके दिस इज हाउ द क्वेश्चंस वुड बी फ्रेम्ड अप। इंडिपेंडेंस डे की स्पीच जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देते हैं, इट इज अ सिग्नल कि किस तरह के क्वेश्चंस आप देखने वाले हैं, बोथ प्रीलिम्स में और अपने बेसिकली मेंस में। सो आज का वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, अ लॉट ऑफ एडिटोरियल्स टुडे। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टडी ये कहती है, एक यूएन बैक्ड साइंटिफिक पैनल ने ही ये रिपोर्ट किया है कि जो ओजोन होल है, जो एक समय पे ग्रेवेस्ट डेंजर देखा जाता था प्लैनेटरी लाइफ के लिए, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटली रिपेयर्ड बाय 2066। ओके, इनफैक्ट इट इज द ओनली ओजोन लेयर। देखिए, और साथ ही में आप ये जानते हैं कि ओजोन होल जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है वो अंटार्कटिका यानी कि साउथ पोल पे है, राइट। तो 2066 जब हम कह रहे हैं कि कंप्लीटली रिपेयर हो जाएगा, तो इतनी देर 2066 तक अंटार्कटिका में लगेगी, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बहुत पहले ही रिकवर हो जाएगा पूरा ओजोन लेयर। ओके, over the rest of the world, the ozone layer is expected to be back to where it was in 1980। जितना 1980 के टाइम पे जिस लेवल की कॉन्सेंट्रेशन ओजोन की थी, वो 2040 तक ही रिकवर हो जाएगी, रिपेयर हो जाएगी, अंटार्कटिका को छोड़ के। वहां पे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, बिकॉज यू नो कि वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। ऑलराइट, द रिकवरी ऑफ द ओजोन लेयर हैज बीन मेड पॉसिबल। अब देखिए, ऑफ कोर्स जब भी आप अपने क्लाइमेट चेंज का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ओजोन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अपने स्टैटिक पोर्शन में, तो आप ये पढ़ते हैं कि जिस तरह का कमिटमेंट और जिस तरह की सक्सेस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने दिखाई है, वो शायद ही पेरिस एग्रीमेंट या इधर उधर की जो भी हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ग्रीन हाउस गैस रिलेटेड अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, वो शायद ही उस लेवल की कमिटमेंट उससे अटैच्ड है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आप इसको हर जगह एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगर कोई एथिक्स में क्वेश्चन आता है, इन्वायरमेंटल एथिक्स पे, तो आप लिख सकते हैं कि जिस तरह का कमिटमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करने में लगाया गया, उस तरह का कमिटमेंट क्लाइमेट चेंज रिलेटेड प्रोटोकॉल्स के लिए भी चाहिए, अग्रीमेंट्स के लिए चाहिए। ओके, सो इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन वाली चीज जो आज तक इंटरनेशनल कम्युनिटी ने दिखाई है, द रिकवरी ऑफ द ओजोन लेयर। तो इन्होंने भी यही कहा है कि अगर आज ओजोन लेयर रिकवर होता दिख रहा है, इट इज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द सक्सेसफुल एलिमिनेशन ऑफ सम हार्मफुल इंडस्ट्रियल केमिकल्स, जिन्हें हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कहा करते थे, जो बेसिकली 1989 के
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से हमने फेज आउट कर दिया है। द असेसमेंट हैज रिपोर्टेड दैट 99%, ऑलमोस्ट 99% जो भी सब्सटेंसेस बैन किए गए थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, दे हैव बीन कंप्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द यूज। ओके, तो ऑफ कोर्स काफी समय लग गया, 1989 पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, लेकिन काफी समय लग गया। पर बात यह है कि कितना क्विक था वो रिस्पॉन्स। 1980s में हमें पता चला कि ओजोन होल हो रहा है, और हमने 1989 में इस तरह का एक बहुत ही फार रीचिंग और कंसोलिडेटेड एक प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर दिया था। तो रिस्पॉन्सिवनेस बहुत थी इंटरनेशनल कम्युनिटी की। डैमेज टू द ओजोन लेयर, द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर फर्स्ट नोटिस। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो ओजोन लेयर की यहाँ पे देखिए कुछ कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी कैसे प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस दिस स्टडी हैज कम अप, मोस्ट प्रोबेबली आपके विजन आईएएस के इन्वायरमेंट के सेक्शन में भी फीचर करेगी। तो कुछ कुछ चीजें जो यहाँ से आपके लिए प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये एक दो स्टेटमेंट्स इफ यू वांट, मैं आपसे आज वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोलना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि कैसे इस पूरी वीडियो में से 10 मिनट में प्रीलिम्स, इंटरव्यू और मेंस का नोट मेकिंग कैसे करना, अगर आप चाहते हैं आई मेक अ वीडियो ऑन इट, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि पूरे मैक्सिमम 10 मिनट्स में आप कैसे इसकी पूरी इस वीडियो की यूटिलिटी निकाल सकते हैं नोट मेक करके। बहुत ही सिंपल, हर चीज का नोट बनाना भी नहीं होता, ठीक है। तो आप बता सकते हैं। ओके, सो वेवर आई, तो 1980s में हमें पता चला था, हमने नोटिस किया था पहली बार दैट द ओजोन लेयर इज थिनिंग। ओके, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है, यूज्ड टू बी द बिगेस्ट एनवायरमेंटल थ्रेट बिफोर। देखिए क्लाइमेट चेंज तो अभी सुनने लगे हैं, क्लाइमेट चेंज इज एक्चुअली अ चेंज, क्लाइमेट चेंज इज एक्चुअली हैपनिंग, इट इज रियल एंड ऑल ऑफ दैट। क्लाइमेट चेंज से पहले जो सबसे बड़ा एनवायरमेंटल थ्रेट था वो ओजोन डिप्लीशन ही था। इतनी किताबें जो आपने बचपन में अपने पढ़ी होंगी उसमें सब ओजोन लेयर, ओजोन होल यही सब पढ़ते थे। क्लाइमेट चेंज तो कहीं लिखा भी नहीं होता था बचपन में। तो ओजोन केमिकली आप जानते हैं व्हाट हाउ केमिकली क्या इसका स्ट्रक्चर है, तो आप जानते हैं इट इज O3, ऑक्सीजन के 3 एटम्स, इज फाउंड मेनली, और आप ये भी जानते हैं इट इज फाउंड मेनली इन द अपर एटमॉस्फेयर, जिसे हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, विच इज एक्चुअली 10 से 50 किलोमीटर तक का जो अर्थ सरफेस एरिया है, जो बेसिकली हाइट पे एरिया है, उसे हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर आवर लाइफ। कैसे? क्योंकि ये यूवी रेज को अब्सॉर्ब करता है जो सन से आ रही है। इट्स एक्चुअली लाइक अ फिल्टर, एक छन्नी की तरह बेसिकली अर्थ पे ना पहुंचे, ताकि यूवी रेज की बजाय जो बाकी चीजें हैं वो पहुंच जाए, तो यूवी रेज को अब्सॉर्ब कर लेता है। ओके, तो यूवी रेज आप जानते हैं कि स्किन कैंसर और कैटरैक्ट और बाकी डिसीजेस, डीएनए चेंज भी कर सकता है, म्यूटेशन भी कर सकता है प्लांट्स और एनिमल्स के डीएनए में। तो ये तरह की चीजें इसीलिए काफी थ्रेटनिंग होता है यूवी रेज। दो द प्रॉब्लम इज कॉमनली रेफर टू द इमर्जेंस ऑफ अ होल। अब देखिए यूजुअली हम इसे ऐसे कहते हैं कि ये होल है ओजोन लेयर में, लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट होल। जो कॉन्सेंट्रेशन है ओजोन मॉलिक्यूल्स की वो कम होना हम यूजुअली ओजोन होल कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल स्टेट की भी बात करें, जब कोई ओजोन होल नहीं है, तब भी ओजोन बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फियर में, जबकि स्ट्रेटोस्फियर तो हम कहते हैं थिकेस्ट लेयर ऑफ ओजोन है, वहां पे भी बहुत ही नॉर्मली भी बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन होती है ओजोन की। पर जब उससे भी कम होने लगती है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली लो, उसे हम ओजोन होल कहते हैं। ओके, सो स्ट्रेटोस्फेयर में अगर हम नॉर्मल टर्म्स में बात करें, इट इज नो मोर देन अ फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन एवरी मिलियन एयर मॉलिक्यूल्स। सो हर मिलियन एयर मॉलिक्यूल्स के लिए कुछ ही फ्यू मॉलिक्यूल्स है ओजोन के स्ट्रेटोस्फेयर में भी, लेकिन उस कुछ ही फ्यू में से भी बहुत ही कम हो गए, तो हमने ओजोन होल बोलना शुरू कर दिया था। इन द 1980s scientists began to notice a sharp drop in concentration of ozone. This drop was much more pronounced. ओके, तो वही चीज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साउथ पोल में ये जो ड्रॉप हुआ था कॉन्सेंट्रेशन में, बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट था, बहुत ही ज्यादा कंपैरेटिवली हर नॉर्थ पोल से या बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड से, which was later linked to the, अब ऑफ कोर्स क्योंकि साउथ पोल की कुछ कंडीशनैलिटीज स्पेसिफिक हैं, यूनिक है, मीटियोलॉजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड स्पीड, डायरेक्शन, तो इसीलिए it was unique in that sort. The ozone hole over Antarctica is the biggest during September, अक्टूबर एंड नवंबर, आप ये जानते हैं। तो जब 1980s का समय था, मिडिल ऑफ द 1980s, साइंटिस्ट हैड फिगर्ड आउट दैट द चीफ कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन, क्या बेसिकली ओजोन डिप्लीशन हो क्यों रहा है। कुछ एक बंच ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स थे, जिसमें बेसिकली क्लोरीन था, ब्रोमीन था और फ्लोरीन था, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन हो रहा था।
जिसे हमने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस बोला। और इसमें से आप जानते हैं CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सबसे ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया था ओजोन डिप्लीशन में, जिसे आप एयर कंडीशनर्स में, रेफ्रिजरेंट्स में या पेंट्स में या फर्नीचर इंडस्ट्रीज में बहुत ही यूबिक्विटसली अवेलेबल हुआ करता था या प्रेजेंट हुआ करता था, CFCs। ओके, इम्प्रूवमेंट इन दिस सिचुएशन, द ओजोन होल हैज बीन अब देखिए, अगर प्रेलिम्स में a statement pops up that the ozone hole has been steadily improving since 2000, तो आपको तो ये बताया गया है कि जहाँ पे steadily, dramatically ऐसी चीजें लिखी हो वो स्टेटमेंट गलत होती है, only, है ना? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हुआ करता था एक समय तक, पर अब नहीं होता, क्योंकि जिन वीडियोस में लोगों ने ये बताया हुआ है, वो यूपीएससी ने सारे वीडियोस देख लिए हैं जहाँ पे ऐसी कि साइंस एंड टेक के जितने भी आंसर्स होते हैं वो डी ही होता है, ऑल ऑफ द अबव ही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता अब, ठीक है? सो इट इज डिफिकल्ट एंड ट्राई एंड पे अटेंशन, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई इस तरह की स्टडी आती है जहाँ पे आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता, वहां पे आपको याद ही करना पड़ेगा, तो याद कीजिए, ठीक है? तो एक और 2-3 चीजें जो मैं आपको कहूंगी कि आप नोट डाउन करके रखिए, वो हम आगे देखेंगे। तो इफ अ स्टेटमेंट पॉप्स अप दैट द ओजोन होल हैज बीन स्टेडीली इंप्रूविंग सिंस 2000, देन दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये क्यों हुआ है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अच्छी इंप्लीमेंटेशन की वजह से। The latest scientific assessment has said that if current policies continue to be implemented, the ozone layer, जैसे मैंने बताया कि जैसे जिस गति से जिस implementation चल रही है, अगर वैसे ही चलती रही तो जो ओजोन लेयर है जो 1980 के समय पे था वैसा ही दोबारा हो जाएगा 2066 तक। अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं। अगर हम आर्कटिक की बात करें 2045 तक, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो 2040 तक, ठीक है? तो ये 3 चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, डिमार्केशन पता होनी चाहिए। द एलिमिनेशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैज एन इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर से ओजोन होल पे ही कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ओजोन होल का पास लिखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्यों लाया गया और ये सब वगैरह, फिर आप वो लिखेंगे। फिर अगर क्वेश्चन का मेंस में बात कर रही हूँ, फिर क्वेश्चन का सब पार्ट क्या है या फिर सेकंड पार्ट क्या है कि इसका कनेक्ट क्लाइमेट चेंज से क्या है। तो देखिए, जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उसका वो क्लाइमेट चेंज को भी लीड करते हैं, तो अगर हम उन्हें एलिमिनेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे भी को बेनिफिट हमारा हो रहा है क्लाइमेट चेंज को भी थोड़ा सा प्रिवेंट करने में। यहाँ पे कुछ डेटा मिलेगा आपको जो आप लिख सकते हैं। These substances also happen to be powerful greenhouse gases। कहीं लोगों का देखिए, कहीं इसमें से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम यूजुअली समझते हैं कि सबसे अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग का मेन ड्राइवर कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन उनसे भी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स मोर डेंजरस है कहीं कहीं ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्लाइमेट चेंज को कॉज करने में। तो अगर हम उनको एलिमिनेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वी आर बेनिफिटिंग हियर ऑल्सो। द रिपोर्ट सेड, यही रिपोर्ट ने बेसिकली क्या बोला है, दैट द ग्लोबल कंप्लायंस टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल would ensure the avoidance of 0.5 to 1 degree Celsius of warming by 2050। 2050 तक 0.5 to 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ वार्मिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को सही से इंप्लीमेंट जैसे किया जा रहा है वैसा ही किया गया। तो दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि अगर हम बाई चांस ना करते मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को तो हम 0.5 टू 1 डिग्री सेल्सियस और वार्मिंग देखते। अभी इतनी सारी आईपीसीसी की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वार्मिंग इतनी होने वाली है बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी एंड ऑल ऑफ दैट। तो आप खुद सोचिए, अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं हम इंप्लीमेंट करते तो आज हम कहाँ होते। इनफैक्ट इट वॉज विद दिस क्लाइमेट चेंज ऑब्जेक्टिव इन द माइंड दैट और साथ ही में आप जानते हैं किगाली एग्रीमेंट, आप अगर मेंस में आंसर लिख रहे हैं तो किगाली एग्रीमेंट आप जरूर लिखिए। ओके, ऐसा कहा जाता है ना कि 21st सेंचुरी की जिसे हम सच में कोई अग्रीमेंट कह सकते हैं या सच में कुछ इफेक्टिव मेजर कह सकते हैं, वो किगाली अग्रीमेंट है, ठीक है? तो आप किगाली अग्रीमेंट या किगाली अमेंडमेंट जो भी आप कहें, तो आप प्लीज मेंस में इसका मेंशन करें, प्रीलिम्स में इसके लिए इसको प्रिपेयर करें कि क्या किया था किगाली अमेंडमेंट ने, ठीक है? तो बेसिकली आप जानते हैं कि जब हमें ये चीज पता चला कि ये एक डायरेक्ट बेनिफिट क्लाइमेट चेंज के लिए भी हमें करना है, तो क्या हुआ था, CFCs को हमने बैन करना था, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, क्योंकि CFC सबसे ज्यादा ओजोन होल कॉज कर रही थी। तो हमने कहा था कि ठीक है, बाकी हम CFCs को HFCs से, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन हमें पता चला हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से ओजोन तो डिप्लीट नहीं हो रहा, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज कॉज करने का बड़ा पोटेंशियल है।
HFCs का। तो 2016 में हमने क्या किया कि गाली अमेंडमेंट की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, जिसमें ये कहा हमने कि हम एलिमिनेट कर देंगे 80 to 90% ऑफ HFCs जो करंटली इन यूज हैं बाय द ईयर 2050। ये एक चीज है जो आपको याद होनी चाहिए कि गाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सीक्स टू एलिमिनेट 80 to 90% ऑफ द HFCs करंटली इन यूज बाय द ईयर 2050। दिस इज एक्सपेक्टेड टू प्रिवेंट। और साथ ही में देखिए, अभी हमने देख लिया कि हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं वो 0.5 to 1 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी अवॉइड कर रहा है वार्मिंग। तो अगर हम ये किगाली अमेंडमेंट को भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं सही से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो एडिशनल 0.3 to 0.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट फॉर, अब देखिए लेकिन एक चीज है, ये चीज आप अपने आंसर में भी लिखिए, क्योंकि ये दिखाएगा कि आप एक प्रैक्टिकल इंसान है, सिर्फ फैंटेसी में नहीं जी रहे कि बड़ी बड़ी चीजें रट के आए हुए हैं। क्योंकि देखिए क्लाइमेट एक्शन जो है ना, या क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओजोन लेयर की कंसंट्रेशन को कम होते हुए देख के जो स्टेप्स लिए गए वो थोड़े से आसान थे, लेकिन क्लाइमेट एक्शन एक बहुत ही फार फेच्ड और एक बहुत बड़ी कॉस्ट के साथ आता है। तो हम देखते हैं कैसे। द सक्सेस ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन रिपेयरिंग द ओजोन होल इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ मॉडल फॉर क्लाइमेट एक्शन, कि अगर हमें क्लाइमेट एक्शन कोई भी लेना है तो हमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से सीखना चाहिए। इट इज आर्ग्यूड that emissions of greenhouse gases can also similarly be curtailed to arrest rapidly rising global temperatures। लेकिन जो हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस और ग्रीन हाउस गैसेस के बीच में पैरेलल ड्रॉ करते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि एक हद तक ही हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस थे वो कुछ ही स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज तक लिमिटेड थे, यानी कि फर्नीचर में कुछ कुछ पेंट्स जो हो रहे थे, या रेफ्रिजरेंट्स में, या फिर एयर कंडीशनर्स में, तो बहुत ही स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज तक लिमिटेड थे। और साथ ही में तब तो एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेंट्स का इतना ज़माना भी नहीं था, आम घरों में तो नहीं होते थे, तो उनको एलिमिनेट करना ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को थोड़ा ईजी था। ठीक है, तो फिर उनका रिप्लेसमेंट भी अवेलेबल था, HFCs थे, बाकी और भी रिप्लेसमेंट्स अवेलेबल थे, जो थोड़ा सा इनिशियली उसका कॉस्ट ज़्यादा लगा, पर थे उसके रिप्लेसमेंट्स या सब्स्टिट्यूशंस। द इम्पैक्ट ऑफ बैनिंग दीज ozone depleting chemicals were therefore limited to these specific sectors. With some incentives, these sectors have recovered from the initial. Okay, लेकिन अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करें, एनर्जी तो सबको चाहिए। आप बिजली के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना, क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो तो वॉलेटाइल इतनी है, तो फॉसिल फ्यूल्स तो चाहिए ही चाहिए, कोल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट नहीं होता। ठीक है, और साथ ही में अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की भी बात कर रहे हैं, तो जैसे आपको याद होगा हमने जब एथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल्स पढ़ा था, है ना, तो एथेनॉल ब्लेंडिंग में हमने क्या देखा था कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि एथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं, जो हम मेज से या रॉटन पोटैटोज वगैरह से निकाल रहे हैं, और फिर हम उसको एथेनॉल पेट्रोल में बेसिकली ब्लेंड करते हैं। तो पर आप खुद सोचिए, हम एथेनॉल जो बना रहे हैं उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्रक्स में, जहाँ पे बेसिकली वो मिक्सिंग वाले चेम्बर्स प्रेजेंट हैं, ब्लेंडिंग वाले चेम्बर्स पेट्रोल के साथ। तो आप बना उसको अच्छा करने के लिए रहे हैं कि कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाएगा, लेकिन आप ट्रक्स के माध्यम से भेज रहे हैं, तो ट्रक्स का भी तो कार्बन फुटप्रिंट है। ट्रक्स में तो पेट्रोल ही लगा हुआ है या डीजल पे चल रहे हैं ट्रक, है ना। तो मतलब यू आर बर्निंग कोल, यू बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स to do ethanol blending in petrol, so that doesn't make sense, somehow वो offset हो जाता है, वो जो net benefit आ ही नहीं रहा है यहाँ से कोई। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, और इसमें कुछ ऐसा नहीं कि मैं गलत कह रही हूँ, अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसका क्या हो सकता है कि हम क्या करें, इसका सोल्यूशन आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि पाइपलाइन स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना। लेकिन अब पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने शुरू होंगे तो इतना कॉस्ट लगेगा, कैसे इतनी जल्दी हो सकता है। हमारा टारगेट है कि हमें फुलफिल करना है ना। फिर उसके बाद एक है कि ये मुझे लगता है कि थोड़ा रिलायबल है कि क्या किया जा सकता है कि ऐसा होता है ना कि ट्रक, उसके ऊपर ट्रेन के ऊपर ट्रक चढ़ जाता है, जो जैसे हम मालगाड़ी के पीछे लगा होता है, तो जिसमें बेसिकली जाएगा इथेनॉल होगा, वो ट्रक्स में प्रेजेंट है, तो ट्रक्स को बिल्कुल वो खड़े रहेंगे और उस पर ट्रेन के माध्यम से चला जाएगा। तो कहीं हद तक यहाँ पे फुटप्रिंट कम किया जा सकता है। ठीक है, द एमिशंस ऑफ मीथेन, और साथ ही में अगर हम वही जैसे मैंने आपको कहा था कि ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसका एक कार्बन फुटप्रिंट नहीं है। अब आप मीथेन देखिए, बार डेवलप्ड कंट्रीज हमें कहती हैं कि चावल मत खाओ, लाइफ स्टॉक मत पालो, कैसे ना पाले,
है ना, तो एग्रीकल्चर से मीथेन आता है, दिस इम्पैक्ट्स द, तो इसीलिए यहाँ पे यही चीज लिखी है कि क्लाइमेट चेंज इज डेफिनेटली अ डिफरेंट गेम एंड अ डिफिकल्ट गेम। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं वो बता देती हूँ। पहले हम एक कर्सरी रीडिंग दे देते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। ओके, अब 1979 से पहले क्या हो रहा था कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता था, हमने ऑब्जर्व ही नहीं किया था एटमॉस्फेरिक ओजोन कंसंट्रेशन को, ठीक है। जो जहाँ पे भी बिलो टू, अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि डॉप्सन यूनिट्स, अगर कभी कभी यूपीएससी बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन पूछ लेती है, एक आधा क्वेश्चन तो सिंपल पूछ ही लेते हैं ये लोग प्रीलिम्स में, तो अगर आ गया कि डॉप्सन यूनिट्स इज रिलेटेड टू व्हाट, फिर आप लिखेंगे ओजोन कंसंट्रेशन, है ना। सो DU इज एक्चुअली a measure of the total amount of, और साथ में यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि DU एक्चुअली टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन का मेजरमेंट तो है, लेकिन एक वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर में, ठीक है, वर्टिकल कॉलम। इन द अर्ली 1980s साइंटिस्ट यूजिंग द ग्राउंड, ओके, तो ये चीज यहाँ पे और कुछ भी नहीं लिखा, ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 1979 में जो मैक्सिमम डेप्थ थी होल की वो 194 डॉप्सन यूनिट्स थी। ओके, और फिर उसके बाद 1982 में इट फेल टू 173 डॉप्सन यूनिट, इन 1983 टू 154 डॉप्सन यूनिट, इन 1985। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये याद रखना है कि 1991 में ये स्टेटमेंट आ सकती है दैट इन 1991 ओजोन कॉन्सेंट्रेशन fell below 100 Dobson unit for the first time. So if you get this statement कि 1991 में पहली बार ओजोन कंसंट्रेशन 100 डॉप्सन यूनिट से भी कम हुई थी, then that statement is correct. ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है द डीपेस्ट होल वाज इन 1994। 1994 में डीपेस्ट होल हमने देखा था जब 73 डॉप्सन यूनिट रह गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1994 में 73। तो ये वाला जो बेसिकली सेक्शन है दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके, तो अब हम बेसिकली ऑनलाइन गेम, द गेम इन पर्सपेक्टिव। तो देखिए आप ये जानते हैं जब पैंडेमिक आया तो हमने एक बहुत बड़ा स्पर्ट देखा ऑनलाइन गेम्स की पॉपुलैरिटी में। ओके, अब देखिए जो ऑनलाइन गेम्स हैं या फिर गेम्स कोई भी है ना, तो वो दो तरह की गेम्स होती है। एक तो होती है गेम ऑफ चांस, लक, प्योरली, ठीक है। एक होती है गेम्स ऑफ स्किल जिसमें आपका दिमाग लग रहा है, ठीक है। तो आप क्रॉसवर्ड पजल्स देखते हैं, आप ब्रिज देखते हैं, रमी देखते हैं, पोकर देखते हैं, ये सारी जो गेम्स हैं इसमें स्किल इन्वॉल्व है, इट रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड। अब रमी लक से नहीं जीत सकते, या फिर आप क्रॉसवर्ड पजल या सुडोकू ये सब वगैरह लक से नहीं कभी भी हो सकता, यू नीड माइंड फॉर इट, ओके, एंड एन एलिमेंट ऑफ स्किल एज वेल। द लॉ हैज ऑलवेज फ्राउंड अपॉन गैम्बलिंग एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज लेट इट हेल्ड इट टू बी ओके। तो ऑफकोर्स जो लॉ है या वैसे भी हमारे इंडिया की सोसाइटी में भी जो मॉरल्स हैं या एथिक्स है, इट गोज अगेंस्ट गैम्बलिंग, राइट। एट द सेम टाइम द कोर्ट्स हैव रिपीटेडली, लेकिन कोर्ट भी अगेंस्ट ऑफ कोर्स गैम्बलिंग के, लेकिन कोर्ट ने फिर भी बहुत बार ये कहा है कि जो भी गेम ऑफ स्किल है उसमें अगर कोई भी मनी इन्वॉल्व है तो इट डज नॉट अमाउंट टू गैम्बलिंग। ओके, द डिस्टिंक्शन, अब ये आपको देखिए याद, ये चीज पता होनी चाहिए दैट द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट, ये कुछ ऐसा एक्ट एग्जिस्ट भी करता है, ठीक है। तो द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ गेम ऑफ चांस एंड अ गेम ऑफ स्किल हैज बीन मेंटेन्ड फॉर ओवर 150 ईयर्स, ठीक है। 150 साल से भी पुराना ये एक बेसिकली एक्ट है, ब्रिटिशर्स के टाइम का एक एक्ट है, द पब्लिक गेमिंग एक्ट 1867। एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड गेम्स ऑफ स्किल फ्रॉम द पर्व्यू ऑफ द एक्सप्रेशन गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग की डेफिनेशन में जो भी गेम ऑफ स्किल है इसमें नहीं इंक्लूडेड, ओके। इसका सेक्शन 12 अगर हम देखें इस एक्ट का, इसमें ये, अब आप बहुत ध्यान से सुनिए, अगर ये बाई चांस प्रीलिम्स में आ गया तो आपको बात ये पता होनी चाहिए that nothing in the foregoing provisions of this act contained shall be held to apply to any game of mere skill wherever played। समझ रहे हैं, अगर एक स्किल की गेम है कहीं भी खेली जाती है, चाहे वो ऑनलाइन खेली जाती है, चाहे वो कसिनो के अंदर खेली जाती है, लेकिन वो स्किल की गेम है, चाहे वो कोई भी गेम है, वो गैम्बलिंग नहीं, कहीं भी खेली जाती है वो गैम्बलिंग नहीं कहलाएगी। अगर प्रीलिम्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे दिया, अ गेम ऑफ स्किल प्लेड विद इन द कसिनो, इनसाइड द कसिनो डज नॉट अमाउंट टू गैम्बलिंग, और आपको लगेगा नहीं कसिनो में तो गैम्बलिंग होगा ना सब कुछ, इनसाइड द प्रीमाइसेस ऑफ कसिनो, है ना, या ऐसा कुछ भी वो दे सकते हैं, उन पे डिपेंड करता है, बट स्टिल कहीं भी खेला गया हो, एक्ट ये कहता है वो गैम्बलिंग को नहीं अमाउंट करता। Therefore, the Parliament has maintained the distinction between the two categories of games and has continued to hold the games of mere skill wherever played will not amount to gambling। ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट ने इस एक्ट को नहीं अभी तक स्ट्राइक डाउन किया है।
अब रिसेंटली क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा है, एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लेके आए हैं कि हमें ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करना है। वहाँ पे भी अगर कोई सट्टेबाजी या फिर सैरोगेट बेसिकली गैम्बलिंग हो रही है, इट इज़ नॉट अलाउड, है ना। ये चीज़ तो पता ही है, जब सैरोगेट टबेको की एड्स अलाउड नहीं है तो ये भी अलाउड नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब देखिए, रेगुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, आप गेम्स ऑफ स्किल को भी रेगुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। It would be impermissible to treat games of skill as amounted to gambling either in the rules or तो आप रेगुलेट कीजिए, लेकिन उसको गैम्बलिंग नहीं कह सकते। तो ये यहाँ पे लिखा है, क्योंकि अगर आप उसको अमाउंट गैम्बलिंग की तरह करेंगे तो पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के खिलाफ चला जाएगा वो, और आप इसी को मानते हैं अभी भी। इंडीड अ सीरियस कंट्रोवर्सी अरोज एज टू वेदर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉर्स रेसिंग गैम्बलिंग है कि नहीं है, क्योंकि एक बाउंटी इन्वॉल्व होती है ना हॉर्स रेसिंग के एंड पे। तो फिर एक डिटेल्ड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली क्या कहा कि हॉर्स रेसिंग एक गेम ऑफ स्किल है, ओके, जिसको हम गैम्बलिंग नहीं मान सकते। द रिपीटेड अटेम्प्ट इज टू ट्रीट ऑल गेम्स where any winning is involved as a pernicious activity to be taxed as harshly as possible। तो सरकार ने ऐसे बहुत अटेम्प्ट्स किए हैं कि ऐसी कोई भी गेम, चाहे वो स्किल की हो, कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ पे विनिंग इन्वॉल्व है और किसी प्राइस के साथ आती है, उसको जितना ज़्यादा टैक्स किया जा सके उतना करिए। द सेम मॉरल डिलेमा सीम्स टू प्लेग। अब ये आप जानते हैं कि जीएसटी काउंसिल ने, इस बार हमने जीएसटी काउंसिल में कौन कौन से टैक्स रेट्स को रिफॉर्म किया गया था, 5% दिस एंड दैट, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो उसमें हमने देखा था कि जीएसटी काउंसिल काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट रही, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग पे कुछ डिस्कस नहीं हुआ है ना, ये आपको याद होगा। तो एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑलरेडी अपॉइंट कर दिए गए हैं। आई थिंक मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को लीड कर रहे हैं कि उनका क्या बेसिकली जीएसटी कितना लगना चाहिए ऑनलाइन गेम्स के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली यही यहाँ पे लिखा है, द सेम मॉरल डिलेमा सीम्स टू प्लेग। वो भी काफ़ी इस चीज़ से कंफ्यूज्ड हैं कि ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं कि कितना बेसिकली 28% लगा देना चाहिए, द हाईएस्ट टैक्स स्लैब में रख देना चाहिए ऑनलाइन गेम को, है ना, ऑनलाइन गेम्स को ऑन द एंटायर कलेक्शन। ओके, तो बात ये नहीं है कि 28% पे रखना चाहिए या नहीं, बात ये है कि 28% किस पे अप्लाई होगा, ठीक है, एंटायर कलेक्शन पे या फिर उस प्लेटफॉर्म की फी पे, जहाँ पे बेसिकली देखिए, अब आप समझने की कोशिश कीजिए, या तो एंट्री लेवल पे एक प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे आप खेल रहे हैं, है ना, ऑनलाइन गेम को, या तो जो एंट्री लेवल फीस है उस पर 28% लगे, या फिर पूरा जो भी कलेक्शन हो रहा है, जो भी ऑनलाइन गेमिंग का जो प्लेटफॉर्म है, वो विनिंग प्राइस पे, हर चीज़ पे, टोटल पे 28%। अब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, एक्चुअली जो क्रक्स है इस पूरे एडिटोरियल का वो यही है। अब आप सुनिए, अगर एक इंसान है, वो एक गेम ऑफ स्किल खेलना चाहता है सच एज रमी, और उसके लिए वो 1000 रुपये देता है, तो 100 रुपये उसमें से डिडक्ट हो जाते हैं एज अ सर्विस चार्ज, ठीक है, या फिर प्लेटफॉर्म फी कह सकते हैं आप उस कंपनी की, जो होगा ही ऑफ कोर्स, सर्विस वो किसी तरह की आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, तो जीएसटी लगेगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। तो 1000 रुपये में से जो आपने खेलने के लिए पैसा दिया उसमें से 100 रुपये डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो बैलेंस बचा 900 रुपये, वो विनर पूल पे चला जाता है, यानी कि जितने भी लोग आपस में खेल रहे होंगे, जो भी उसका प्राइस होगा उस 900 में से ही मिलेगा, इन द सेंस वो भी तो देगा ना सामने वाला खेलने वाला, तो उसका 900 भी ऐड हो जाएगा, आप समझ रहे हैं ना। तो अगर 10 बंदे खेल रहे हैं उसी गेम को, तो ग्रॉस कलेक्शन कितनी हो जाएगी, ₹10,000, है ना, और इसमें से फीस आप निकाल लीजिए, 100 सबकी, तो 1000 रुपये फीस हट गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़, अभी जो बैलेंस 9000 रुपये है, ये जो भी जीतेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, ये उन बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 28% हम लगाने की बात कर रहे हैं पूरे 10,000 में, जो हर 10 बंदे से टोटल मिला के इकट्ठे हुए हैं, या फिर बेसिकली 1000 रुपये जो हर बच्चा एंट्री फीस पे भर रहा है, जो हमने देखा कि 100 रुपये डिडक्ट हो जाएगा। तो ऑफकोर्स जो 28% 1000 का है और जो 28% 10,000 का है, वो डिफरेंट होगा ना, आप समझ रहे हैं ना। तो किसको भरना पड़ेगा, एक्चुअली लेंगे तो वो आप ही से, पर भरना तो कंपनी को पड़ेगा ना। तो क्या होगा कि ऐसी कंपनियां तो यहाँ से भाग के चली जाएंगी, ठीक है, तो फिर एफडीआई कहाँ से होगा ऑनलाइन गेम्स में। तो ये चीज़ भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है। आई होप यू अंडरस्टूड इट, विच कि एंट्री लेवल पे या फिर ग्रॉस कलेक्शन पे कहाँ पे ये टैक्स लगना चाहिए, विच इज द सर्विस कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई ऑफ ऑनलाइन गेमिंग्स अंडर द जीएसटी regime। फर्स्ट, द कंसिडरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन गेमिंग सर्विस, वही चीज़, सर्विस आप कहाँ दे रहे हैं,
सर्विस तो आप एंट्री लेवल पे दे रहे हैं ना कि अच्छा हम आपको प्ले करने का अपने प्लेटफॉर्म पे एक मौका देते, दिस इज अ सर्विस आई एम प्रोवाइडिंग टू यू। तो 1,000 रुपये तो लगना चाहिए, 1,000 रुपये पे तो 28% लगेगा। अगर 28% लगेगा तो समझ रहे हैं ना, क्यों 10,000 पे पूरा लगना चाहिए, ये इन्होंने कहा है। सेकेंडली, द लेवाई ऑफ 28% GST ऑन द एंटायर अमाउंट विच इज कलेक्टेड बाय द गेमिंग कंपनी वुड ड्राइव द एंटायर। अब ऑफ कोर्स आप खुद सोचिए, इतना जब आप टैक्स लेंगे तो ये अंडरग्राउंड कर देंगे। जब आप, पता है यही एक बात है कि ब्लैक मनी, पैरेलल इकोनॉमी को बढ़ावा एक घटिया टैक्स रिजीम देता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। जब आप टैक्स को इतना हार्श बना देते हैं, जैसे अगर हम इंदिरा गांधी जी के टाइम तक देखें तो 300% टैक्स हुआ करता था कहीं कहीं एक्सपोर्ट ड्यूटी और इम्पोर्ट ड्यूटी पे। तो खुद सोचिए, फिर ब्लैक मार्केट ही होएगी ना, पैरेलल इकोनॉमी तो होगी। तब आप कुछ नहीं करते, जब आप चीज़ों को हार्श बना देते हैं ना, जिन रूल्स को कोई फॉलो ही नहीं कर सकता, तो आप अंडरग्राउंड कर देते हैं उस पूरी मार्केट को। वो मार्केट कभी नहीं जाएगी पर अंडरग्राउंड हो जाएगी, और यही यहाँ पे भी बेसिकली एक हमें आशंका है। Thirdly, the popularity of the online games cannot be discounted, and no amount of moral sermonizing is going to prevent people from playing online games. तो आप कितने भी moral dilemmas हो, ethics हो, कुछ भी हो, वो prevent कर ही नहीं सकते। गेम्स वुड कंटिन्यू। तो फिर आप देख लीजिए कि आपको अंडरग्राउंड गेमिंग वो करनी है प्रमोट, या कैसे भी। तो ये इन्होंने कहने की कोशिश की है। It it is also possible that many online games in India will shut down and the business will go overseas. तो यही चीज़ मैंने आपको बताई। The net result will be और साथ ही में क्या होगा जब यहाँ से सारे चले जाएंगे, है ना, या फिर अंडरग्राउंड हो गई मार्केट, तो फिर ऑफ कोर्स नेट रिजल्ट होगा, तो आप ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू लेने के चक्कर में आपके पास टैक्स रेवेन्यू ही नहीं आएगा, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ वाले तो लोग चले जाएंगे ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत बड़ा थ्रेट है। इट इज़ ऑफन फॉर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह की चीज़ें, ये जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल्स एडिटोरियल्स इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं, वो हमें यहीं से सीखने के लिए मिलती हैं कि अगर हम एक चीज़ देखें तो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 194B है। ऑलरेडी अगर कोई भी विनिंग है किसी भी तरह की गेम की, उस पे अगर वो 10,000 से ज़्यादा आप कहीं पे भी विन कर रहे हो कुछ भी, तो उस पर ऑलरेडी टैक्स डिडक्शन होता है 30% का। आप समझ रहे हैं, तो आप इस 30% के ऊपर और लगा दीजिए 28%, तो फिर क्या होगा, वो तो इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म कर दोगे आप। समझ रहे हैं ना आप, जब ऑलरेडी 10,000 से ज़्यादा कहीं भी आपने प्राइज मनी जीता, उस पर 30% डिडक्ट होता ही होता है ना। तो फिर आप खुद सोचिए, यहाँ पे ये चीज़ लिखी है। Thus, the winnings in the excess of rupees 10,000 are already subject to a whooping 30% TDS, and this is remitted to the government. It is then for the assessee to adjust. Now, this is not important. The fact remains that 30% is already collected at the source. This keeps the activity legitimate and the subject to supervision and control not only by the GST authorities but also by the income tax department. If there is going to be TDS on 30% and further GST at 28% on the winnings, it will be the death of the online gaming industry. ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब देखिए, यहाँ से मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। मैं आपको शुरुआत में ही बता देती हूँ, फिर हम इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं कि जो यूपीएससी है वो आपकी बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। कैसे टेस्ट करने की कोशिश करेगा? ई-रूपी, CBDC, आप इसमें 36 चीज़ें पढ़ चुके हैं, हम विजन IAS में भी डिस्कस कर चुके हैं उसकी मैगजीन्स में। लेकिन अब देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा बन गया, स्टेटमेंट उन्होंने दे दी कि अगर आपने वहाँ पे ना अगर ऐसे डिनोमिनेशंस दिए हुए हैं कि क्या 15 रुपये आप पे कर सकते हैं 15 रुपये के कॉइन से, हो ही नहीं सकता ना। क्या है CBDC, क्या है डिजिटल रुपी नहीं, ई-रूपी। बेसिकली जो आपके पास 15 रुपए का नोट है कोई नहीं है ना, 10 रुपए का नोट है, एक 5 रुपए का मिल जाएगा या 5 रुपए का सिक्का मिल जाएगा, तो आप इसको पे पता है कैसे कर सकते हो? 10 रुपए का नोट प्लस 5 रुपए का कॉइन। यही आपको जो नोट के फॉर्म में पता मिल रहा है, जो कॉइन के फॉर्म में मिल रहा है, वही डिजिटल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप UPI के माध्यम से 15 रुपए ऐसे ही आपने ट्रांजैक्शन कर दी, वो नहीं हो सकता। दिस इज नॉट डिजिटल ट्रांजैक्शन, दिस इज एक्चुअली अ डिजिटल वर्जन ऑफ द फिजिकल फॉर्म ऑफ करेंसी यू ऑलरेडी हैव। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो एरिया है, ये मुझे लगता है कि आपके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, आपके प्रेलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि एक बेसिकली फ्रूट सेलर है, फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर, तो वो RBI के जो हेडक्वार्टर है ऑलरेडी मुंबई में, उनके ही बिल्कुल बाहर बैठते हैं।
तो हेडक्वार्टर्स के बाहर, तो इनको बेसिकली पायलट प्रोजेक्ट जो अभी चल रहा है उसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है, ई रूपी के लिए जो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है क्लोज्ड यूजर ग्रुप के, जिसमें 15,000 कस्टमर्स और मर्चेंट्स अक्रॉस द कंट्री आर पार्टिसिपेटिंग, ही इज वन ऑफ देम, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है दैट ही केम टू मुंबई 25 years ago, leaving his home in Bihar's Vaishali district, and now he sells fruits near the Reserve Bank of India, India's headquarters. ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। ये कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आप एथिक्स में लिख सकते हैं एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, द पायलट, ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो पहला बैच है पायलट का वो आपको पता होना चाहिए, उसमें मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर है। मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर, और 4 बैंक्स है फर्स्ट लॉट में, और भी ऑफ कोर्स ऐड होने वाले हैं, पर ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ऑल्दो हम ये विजन आईएएस की मैगजीन में डिस्कस कर चुके हैं। आई अगेन रिपीट, 4 बैंक्स हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सो दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू मेमोराइज इफ बाय चांस यूपीएससी एंड्स अप आस्किंग दिस। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आरबीआई के हिसाब से ई रूपी विल बी इशूड इन द सेम डिनोमिनेशंस एज पेपर करेंसी एंड कॉइन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 रुपए का कॉइन होता है तो 1 रुपए का आपको ई रूपी भी मिलेगा, 2 रुपए का कॉइन होता है तो 2 रुपए का, 3 रुपए का नहीं होता ना तो नहीं मिलेगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना। तो आपको अगर 3 रुपए पे करना है तो आप कैसे करेंगे, आप 1+2 कर सकते हैं, आप 3 एक के कॉइन कर सकते हैं। I hope you're understanding it. It will be distributed through the intermediaries, banks. Users will be able to transact with e-rupee through a digital wallet. तो क्या होगा कि एक जो आपके पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं वो डिजिटल वॉलेट ऑफर करेंगे, ठीक है। तो डिजिटल वॉलेट ऑफर करेंगे, तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि आप आई विल टेल यू कि आप पैसे जैसे जैसे आप एटीएम से पैसे निकालते हैं ना, तो वैसे ही आप अपने बैंक से बेसिकली बोल सकते हैं कि मुझे इतने टोकन्स दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ई रूपी ट्रांजैक्शंस, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ई रूपी की जो ट्रांजैक्शंस है, पर्सन टू पर्सन भी हो सकती है P2P, और पर्सन टू मर्चेंट भी हो सकती है। जैसे पर्सन टू मर्चेंट की अगर हम बात करें, जैसे शॉपिंग के लिए है ना, तो अगर आप कहीं पे शॉपिंग करने जा रहे हैं तो उनके पास QR कोड होगा ना लोकेशन पे, तो आप वैसे उनको ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यूजर्स विल बी एबल टू विड्रॉ डिजिटल टोकन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप डिजिटल टोकन्स को बैंक से विड्रॉ कर सकते हो, जैसे आप अभी फिजिकल फॉर्म में कैश विड्रॉ करते हैं वैसे। तो यूजर्स विल बी एबल टू कीप द डिजिटल टोकन्स इन द डिजिटल वॉलेट। ये डिजिटल वॉलेट में आप अपने रख सकते हो जो डिजिटल टोकन्स आपने विड्रॉ किए अपने बैंक से, ओके, और उसको ऑनलाइन या पर्सन में स्पेंड कर सकते हो, ओके। तो ये कहीं कहीं चीजें थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। Okay, now we will discuss the Hindu, the beginning of India's cultural renaissance. Now this is very very important. इसमें 2-3 चीजें हैं जो यहाँ नहीं लिखी, इसीलिए I would sincerely request you to please आप अच्छे से सुने, ठीक है, जो भी मैं बोलूँगी। लेकिन उससे पहले यहाँ क्या लिखा है, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, दिस इज एक्चुअली कैरिंग फॉरवर्ड द ट्रेडिशन ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत फर्दर, क्योंकि आप जो क्या है कि जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, आप एंशिएंट इंडिया पढ़ते हैं, है ना, स्टैटिक में, तो उसमें यूजुअली हम ऐसे कहते हैं कि द्रविडियन और जो संस्कृताइज्ड लोग थे, है ना, तो उनको हमने पुश कर दिया नीचे आर्यंस ने, और ये घटिया सी मतलब जिसको अब तो नलिफाई कर देते हैं लोग, तो ये हम पढ़ते हैं। तो वो जो कनेक्ट है ना, दो अभी तक के डिस्पर्स्ड एरियाज में, उनको जोड़ना इज ऑफ कोर्स ये बताना कि हम यूनाइटेड हैं। हमारी हिस्ट्री बहुत पहले की है जो आज तक अननोन थी। तो इसीलिए जो काशी तमिल संगमम है वो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एंशियंट लिंक्स, तो काशी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, और तमिलनाडु क्या है जहाँ पे वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंग्वेज बोली जाती है, जिसे हम तमिल कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली दोनों सिटीज जो हैं, दे आर टावरिंग पिलर्स ऑफ एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन। दोनों के पास रिच ओल्ड ट्रेडिशन है, आर्ट में, म्यूजिक में, क्राफ्ट्समैनशिप में, फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी, लिटरेचर में। लेकिन फिर भी काफ़ी सालों तक इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत सारे जो नॉर्थ इंडिया के लोग थे, बहुत ही कम नॉर्थ इंडिया के लोग थे, उन्हें पता था कि कोई तमिल सेंट्स ऐसे थे जो काशी में रह रहे हैं या रहे हैं, ठीक है, और ऐसा कुछ भी पता ही नहीं था, ओके। और द ट्रेडिशन ऑफ टेकिंग होली गंगा जल टू द रामेश्वरम टेम्पल, नहीं पता था कि गंगा जल को रामेश्वरम टेम्पल पे भी लेके जाया करता था तमिलनाडु पे जो, ठीक है। या फिर काशी यात्रा रिचुअल हुआ करती थी कुछ तमिल वेडिंग्स की, बहुत कम लोगों को ये बात पता था।
वैसे ही तमिलनाडु में भी बहुत कम लोगों को पता था कि कोई एंशियंट कनेक्ट है दोनों कल्चर्स के बीच में. सो ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी took a different approach and launched the Kashi Tamil Sangamam. He rightly said that this cultural intermingling was as holy as the confluence of Ganga and Yamuna rivers. जितना गंगा एंड यमुना का रिवर का बेसिकली जो कॉन्फ्लुएंस होली है, उतना ही काशी और तामिल का. यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें तो मतलब बहुत वो फिलोसॉफिकल सी साउंड करेंगी, पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो अभी हम डिस्कस करेंगे. वाराणसी इज वेल नो. अब यहाँ पे हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो टेक्सटाइल का सेक्टर है ना, वो इस पे क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, पर ये बहुत ही आप कह सकते हैं प्रॉबेबल क्वेश्चन है, क्योंकि सरकार पिछले 2-3 साल से टेक्सटाइल्स में बहुत करने की कोशिश कर रही है. हमारे टारगेट्स हैं कि हमें कितना एक्सपोर्ट बढ़ाना है टेक्सटाइल्स का. हम टेक्सटाइल पार्क्स आ गए हैं, आप जानते हैं, है ना, जैसे सोलर पार्क है, लॉजिस्टिक्स पार्क है, वैसे टेक्सटाइल्स पार्क है ना. तो बहुत सारी चीज़ें द गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट. तो इसमें आप टेक्सटाइल्स वाले सेक्शन में भी काशी तामिल का आप पॉइंट लिख सकते हैं कि वाराणसी इज नोन फॉर बनारसी सिल्क साड़ीज एंड कांचीपुरम इज नोन फॉर शिमरिंग सिल्क साड़ीज. तो जो वीवर्स हैं, ऑन्टरप्रेन्योर्स हैं दोनों ही रीजन्स के, दे एक्चुअली कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर. और जो भी मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं ब्रांडिंग की, क्वालिटी कंट्रोल की, मार्केटिंग की, तो इसको और वैल्यूएशन करके दे कैन डू समथिंग. ओके, द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब संगमम बेसिकली इनॉग्रेट किया गया और संगमम को कंडक्ट किया जा रहा था, तो एक टेक्सटाइल्स कॉन्क्लेव भी हुआ था. और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्सटाइल वाले फैक्टर को भी डिस्कस करना. सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म या स्पिरिचुअलिटी उसके पर्सपेक्टिव से हम नहीं देख सकते. तो टेक्सटाइल कॉन्क्लेव भी इनॉग्रेट किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें बहुत सारी एमिनेंट पर्सनालिटीज टेक्सटाइल इंडस्ट्री से काशी और तमिलनाडु की आई थी. उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे और क्या उनका बेसिकली आइडिया है अमृतकाल का 2047 तक, जो हम डेवलप्ड नेशन बनेंगे. ओके, तो अब सर यहाँ पे कुछ डेटा है जो टेक्सटाइल्स पे अगर क्वेश्चन आता है, यू विल हैव टू प्रिंट इट लाइक इट, कि क्या है हमारा बेसिकली जो विजन, गवर्नमेंट की विजन है कि हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को $100 बिलियन तक रेज करना चाहते हैं 2030 तक. ओके मिस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन आई हैव हाईलाइटेड जो कीवर्ड्स जिसके बिना यू कैन नॉट डू. ओके, तो ये आपको लिखना ही है कि $100 बिलियन तक हम बेसिकली अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं टेक्सटाइल्स में. और आपको ये लिखना ही है कि हमारा 5F फॉर्मूला है. और मैं आपको बताती हूँ याद करने का क्या तरीका है इसका. मैं एक बार पहले बोल देती हूँ, दिस इज फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन, फॉरेन. तो इसका एक बहुत लिंक है, इट इज इन अ सिंक्रोनस मैनर, कि पहले तो क्या होगा, फार्म में से फाइबर निकलेगा. ठीक है, फाइबर से हमने फैब्रिक बनाया. ठीक है, फिर फैब्रिक को हमने बेसिकली फैशन स्टोर्स में हर जगह एग्जिबिट किया. फिर यहाँ से फॉरेन यानी कि एक्सपोर्ट किया. सो फार्म से फाइबर बना, फाइबर से फैब्रिक बना, फैब्रिक को हमने फैशन एरिया में इंड्यूस किया, और फैशन एरिया जो बेसिकली है वो हमने उसको एक्सपोर्ट करना शुरू किया, फॉरेन. ठीक है, विल एक्सेलरेट द ग्रोथ इन द सेक्टर एंड ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ फार्मर्स एंड वीवर्स. काशी एंड तमिलनाडु हैव अ की रोल टू प्ले इन दिस विजन. Okay, so we have got quite a bit of keywords to write in. अब साथ ही में टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ये तो आप लिखेंगे, सरकार बहुत प्रमोट कर रही है. बजट उठा के देखिए आप 2021-22 का, 2020-21 का, सब में टेक्निकल टेक्सटाइल्स का एक मेंशन आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं? फंक्शनल टेक्सटाइल्स जो व्हीकल्स में यूज होते हैं. आप ऑटो देखते हैं तो ऑटो के ऊपर जो बेसिकली कवर होता है, या फिर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, बुलेट प्रूफ वेस्ट, है ना, तो इस तरह की चीज़ें वी आर स्ट्रॉन्गली प्रमोटिंग. अब एक और चीज़ जो आप लिख सकते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को भी हम काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं. ओके, तो ताकि बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ का सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी है वो उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल तक लेके जाए और फिर हम उसको वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकें. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम साड़ीज, साथ ही में जो टेक्सटाइल कॉन्क्लेव था, उन्होंने वुडन टॉयज पे भी काफ़ी एम्फोसिस दिया. हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये, आपको याद होगा अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या इंडियन टॉयज का एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसके बारे में इतना बड़ा लेक्चर दिया था. तो ये आपके लिए हिंट्स हैं कि आपको प्रिपेयर क्या करना है. ठीक है, तो क्या बेसिकली आपको याद होगा उन्होंने बोला था कि इंडियन टॉयज का बहुत ज़्यादा क्रेज है, छोटा भीम, है ना, बहुत एक्सपोर्ट होने लगे. स्पेशली हमने कोविड में काफ़ी ज़्यादा हार्नेस किया अपने इस पोटेंशियल को. हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है, इंडियन टॉयज का प्रोडक्शन बढ़ गई है. और साथ ही में वुडन टॉयज की जब यहाँ पे बात की गई काशी तामिल संगमम में, सो दीज आर द थिंग्स यू विल हैव टू कीप इन माइंड. ओके, ट्रेडिशनल वुडन टॉयज ऑफ वाराणसी आर गेटिंग मोर एक्सपोर्ट इंक्वायरीज एंड आर बीइंग शोकेस्ड इन इंटरनेशनल बिजनेस एग्जीबिशंस. ओके, अब देखिए साथ ही में अगर हम बात करें तो ये जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं,
है ना, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के। ऑफ कोर्स उनको जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है या फिर ONDC है, उससे काफ़ी ज़्यादा आप कहेंगे कि प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके जो बेसिकली इंटरेस्टेड लोग हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, पर एक्सपोर्ट्स के लिए भी बेसिकली एक बहुत बड़ा इम्पेटस मिलेगा। अब आप वो सुनिए जो आपके लिए प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो ये बात, और साथ ही में देखिए आपको ये बात पता है कि अगर बाय चांस प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ जाए कि काशी तमिल संगमम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री, ऑल्दो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ने कोलैबोरेट किया था, पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज द मिनिस्ट्री जो आपका सही आंसर है। कल्चर, टेक्सटाइल्स, रेलवेज, टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, इन्होंने कोलैबोरेट किया था। पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्यों आपको पता होना चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में साथ में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने, क्योंकि काशी गए थे ना, विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। और ये बहुत ही लॉजिकल है क्योंकि सरकार ने ये कहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, हम उसको प्रमोट करने के लिए ये बेसिकली कर रहे हैं, काशी तमिल संगमम को प्रमोट। अब कैसे? अब इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहाँ से आ गई? अगर बाय चांस आपके एथिक्स में क्वेश्चन आता है कि एजुकेशन विदाउट कल्चर इज नथिंग, ओके, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ काशी तमिल संगमम, क्योंकि सरकार ने यही कहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या कहती है कि हम इंटीग्रेट करेंगे मॉडर्न सिस्टम ऑफ नॉलेज को इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के साथ। ठीक है, तो इसमें आपको पता है काशी तमिल संगमम में जो IIT मद्रास और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज थी। ठीक है, तो ये जो बेसिक कहानी है ये आपको पता होनी चाहिए। हाँ, ये जो लिंक है इसके बिना यू कैन नॉट डू विदाउट इट। ओके, तो साथ ही में जो मैं आपको बता रही थी और क्या प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो क्योंकि हमने अभी देखा था कि बहुत सारे जो तमिल सेंट्स थे वो लिंक्ड थे काशी से, है ना। तो एक है किंग पराक्रम पंड्या, पंड्या डायनेस्टी के, या फिर किंग आदिवीर राम पंड्या भी कहते हैं इन्हें। किंग पराक्रम पंड्या या फिर किंग आदिवीर राम पंड्या, ये कौन थे? ये बेसिकली पंड्या डायनेस्टी के अराउंड 15th सेंचुरी आप कह सकते हैं मदुरई एरिया को रूल करते थे। ये एक टेम्पल बनाना चाहते थे लॉर्ड शिवा का, इसीलिए काशी गए कि वहां से लिंगम लेके आएंगे, ठीक है, शिवलिंग, तो वहां से लेके आएंगे। तो जैसे ही वो लेके आ रहे थे, रिटर्न कर रहे थे, तो वो रेस्ट करने के लिए ट्री के नीचे बैठे। ठीक है, तो ट्री के नीचे बैठे, फिर जब उन्होंने दोबारा अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए उठे, तो जो जो काऊ थी जो उस लिंग को कैरी कर रही थी, उन्होंने हिलने से मना कर दिया। तो उन्हें लगा दिस इज एक्चुअली द लॉर्ड्स विश और मेरे को यहीं पे लिंगम को इंस्टॉल करना है, तो वो बन गई शिवकाशी। ठीक है, शिवकाशी जगह। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो बहुत लोग जो काशी नहीं जा पाते, है ना, तो फिर वो यहाँ इस मंदिर में जाते हैं, बेसिकली शिव की काशी है ना, वहां पे जाते हैं, जिसको हम काशी विश्वनाथर टेम्पल भी कहते हैं। सो किंग पराक्रम पंड्या, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी और बताती हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेंट कुमार गुरुपारा was actually a contemporary of औरंगजेब एंड दारा शिकोह, दैट इज ट्रू। कौन थे सेंट कुमार गुरुपारा? ये बेसिकली तमिलनाडु के एक सेंट्स थे। तो उस टाइम पे मुगल एरा था और जो औरंगजेब थे, दिल्ली की सल्तनत थी, वो काफ़ी ज़्यादा सप्रेस कर रही थी हिंदुइज्म को एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब कुछ आप जानते हैं। ठीक है, तो ही वॉज नॉट क्वाइट ओके विद दैट। तो ये दारा शिकोह से मिलना चाहते थे। दारा शिकोह आप जानते हैं, उन्होंने बहुत सारे उपनिषद को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। उनके भाई औरंगजेब इस बात से बिल्कुल पसंद नहीं थे, ठीक नहीं थे, तो उन्होंने कैसे उनकी गर्दन कटवा के चेन से उनको घसीटा था। आप ये सब कुछ जानते हैं, ठीक है। तो दारा शिकोह was actually very tolerant towards all the religions and he is very good, okay, he was a good पर्सन एज सच। तो दारा शिकोह उस टाइम पे काशी वाले रीजन को बेसिकली रूल कर रहे थे, ठीक है, वाराणसी वाले रीजन को। तो ये बेसिकली एक मठ एस्टैब्लिश करना चाहते थे ये सेंट वाराणसी के रीजन में। तो ये दारा शिकोह से मिलना चाहते थे, लेकिन इनके पहले गेट कीपर्स ने रोक दिया, बहुत ऑब्स्टेकल्स आए, ठीक है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि लायन को बोला, एक लायन प्रकट करवाया, और इनकी इमेज भी ऐसी है कि लायन पे राइड करके बेसिकली फिर इनको कोई भी नहीं रोक पाया, क्योंकि लायन इज वेरी फ्यूरियस एंड एवरीबडी गेट्स स्केयर्ड ऑफ कोर्स। ठीक है, तो फिर कोई भी ऑब्स्टेकल इन्हें रोक नहीं पाया और ये दारा शिकोह के सामने गए और उन्होंने बोला कि मुझे लैंड चाहिए मठ बनाने के लिए, और दारा शिकोह ने दे दिया। तो बिकॉज दारा शिकोह वाज गुड ओनली। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मुझे लगता है कि दोनों सेंट्स के बारे में आपको पता ही होना चाहिए।
मतलब जो भी देखिए, आपने कल इंडियन डायस्पोरा को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। क्यों डिस्कस किया? क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस 4 साल बाद फिजिकल फॉर्म में हुई है ना? तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। ओके, आपको पता होना चाहिए गिरमितिया अरेंजमेंट क्या होती है, आपको पता होना चाहिए 4 वेव्स में इंडियन डायस्पोरा का इमिग्रेशन हुआ था, सो यू शुड नो ऑल ऑफ दिस। ओके, कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस रिलेशंस बिटवीन जुडिशरी लेजिस्लेचर। ओके, अब क्योंकि G20, ओके तो हम देखते हैं। आप ये बात जानते हैं कि इंडियन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस होने वाली है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप जानते हैं जो एक पर्टिकुलर लेजिस्लेचर की मीटिंग को प्रिसाइड करे, जैसे स्पीकर है ना, चेयरमैन। तो बेसिकली इनकी एक मीटिंग होने वाली है वेंसडे को, मतलब यानी कि आज। ठीक है, तो हम इसको कल डिस्कस करेंगे। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स पे बात होगी। G20 को इंडिया कैसी लीडरशिप दे रही है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, हाउ इफेक्टिव पार्लियामेंट इज फंक्शनिंग, ये सारी चीजें। सो दिस कॉन्फ्रेंस इज एक्चुअली 83rd All India Presiding Officers Conference. Now this would be inaugurated by our Vice President, and then it would be chaired by लोक सभा स्पीकर ओम बिरला जी। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, नथिंग मच। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रिसाइडिंग ऑफिस ऑफ द लेजिस्लेचर। ओके, डिस्कशंस विल आल्सो बी हेल्ड ऑन फर्दर एफर्ट्स टू ब्रिंग ऑल लेजिस्लेचर्स ऑफ द कंट्री ऑन अ सिंगल डिजिटल सांसद प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि सांसद प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे पब्लिक और लेजिस्लेचर्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी, कनेक्ट, ये सब कुछ बढ़ेगा। ठीक है, इंडियन डायस्पोरा यूनिक फोर्स इन द ग्लोबल सिस्टम, मुर्मू। तो ये क्या है बेसिकली, अगेन जस्ट समथिंग के यहाँ पे बस इतना ही लिखा है। सूरीनाम के जो प्रेसिडेंट थे, हमारी प्रेसिडेंट बात कर रही थी, उन्होंने बोला कि 150 साल पहले पहला बैच इंडिया का सूरीनाम गया था, है ना, तो इंडियंस का बेसिकली। तो उन्होंने आज तक वहाँ जाने के बाद भी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन किया है। दिस इज ऑफ कोर्स वेरी अप्रिशिएबल। एंड एक क्वेश्चन आया था, आई एम एक्चुअली फॉरगेटिंग एट द मोमेंट, कि कैसे इंडियंस ने माइग्रेट करने के बाद भी अपने कल्चरल एथोस को मेंटेन किया है बाहर की कंट्रीज में। आई थिंक ये क्वेश्चन आया था, तो उसमें आप सूरीनाम का एग्जाम्पल लिखिए कि सूरीनाम की प्रेसिडेंट ने खुद ने दूरदर्शन नेशनल पे, मैंने बताया था आपको, पूरा शो आया था। ठीक है, तो उस पर उन्होंने एड्रेस करते हुए बताया था कि एग्जैक्टली 150 साल पहले गए थे और वो आज भी उस तरीके को मेंटेन करे हुए हैं। सो यू राइट अबाउट सूरीनाम, यू राइट अबाउट गयाना, ओके, यू राइट अबाउट फिजी। ओके, President Draupadi Murmu on Tuesday praised the contribution of the Indian diaspora. They are a unique force in the world. They are a very energetic and confident community in every region. वो हर जगह excel कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें यहाँ। अब गयाना में क्या है, गयाना में there's a lot of oil का potential. So this is the area where India and Guyana can cooperate. Constitution bench to take up Section 6A of Citizenship Act for preliminary determination. So what is Section 6A? तो देखिए, मैं आपको ये बता देती हूँ कि सेक्शन 6 है, यहाँ पे जो कहानी है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप समझिए कि क्या यहाँ पे 3 डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। देखिए, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट है बेसिकली, जो 1955 का एक एक्ट है, उससे हमने डिटरमाइन किया था कि कौन सिटीजन है कौन नहीं है। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। तो उसमें एक कट ऑफ डेट है। Okay, I will have to explain it from the beginning only. So, Chief Justice of India D.Y. Chandrachud on Tuesday said that it will first take up for preliminary determination कि ये जो Section 6A है Citizenship Act का, वो सही है कि नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। अब Section 6A क्या कहता है, ये एक स्पेशल प्रोविजन है जो 1955 के एक्ट में इंसर्ट किया गया था। क्यों इंसर्ट किया गया था? असम अकॉर्ड साइन हुआ था राजीव गांधी जी की सरकार द्वारा अगस्त 15, 1985 को, उसके तहत ये इंसर्ट किया गया था सेक्शन 6A। क्यों हुआ था बेसिकली आप ये जानते हैं। 6 साल तक ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, जिसे हम आसू कहते हैं, वो प्रोटेस्ट करते रहे थे क्योंकि उन्होंने बोला था बहुत सारे अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स आए थे, स्पेशली 1971 की जो वॉर हुई थी ना बांग्लादेश की, उस टाइम पे। ठीक है, तो इनका ये कहना था कि कितने लोग यहाँ पे आ गए हैं, है ना, और ये सही नहीं है, दे विल ईट अप आवर रिसोर्सेज, सो यू मस्ट डिपोर्ट ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो ये इसमें मुद्दा था। ठीक है, तो फिर ये सारी चीज़ें, फिर सेक्शन 6A राजीव गांधी जी की सरकार ने बोला था ठीक है फाइन गुड इनफ, सेक्शन 6A हम इंसर्ट कर देते हैं। तो इसके तहत क्या है कि हम पढ़ते हैं, फॉरेनर्स जो भी असम में आए थे जनवरी 1, 1966 तक बेसिकली,
वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट थे इन द स्टेट, उनके पास सारी राइट्स, यहाँ पे मैंने क्या बोला, जनवरी 1 1966 तक जितने भी लोग थे असम में, वो उनके पास सारे वोटिंग राइट्स, और इंडियन सिटीजन्स के पास जो भी वोटिंग राइट्स है और ऑब्लिगेशन यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी उन पे लागू होंगी। जनवरी 1 1966, ठीक है। और जो आए थे स्टेट के अंदर जनवरी 1 1966 और मार्च 25 1971 के बीच में, उनके पास सेम राइट्स और ऑब्लिगेशंस तो होंगे सिटीजन्स की तरह, पर उनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा अगले 10 सालों के लिए, ठीक है। तो डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया था इन्हें, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे लिखी थी। अब एक और चीज यहाँ पे, मार्च 25 1971 के बाद राजीव गांधी जी ने कहा जो भी आया है स्टेट के अंदर, क्योंकि इसके बाद ही तो वॉर हुई थी, है ना, तो उनको हम डिपोर्ट कर देंगे। दे वर एक्सपेल्ड। I hope you understand. January 1 1966, okay, then March 25 1971, then after that. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पे जो पिटिशनर्स हैं उनका कहना है ये सेक्शन 6 से सही नहीं है, इट्स अ वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच फिक्स द कट ऑफ फॉर ग्रांटिंग द सिटीजनशिप एज जुलाई 1948। तो यही रहनी चाहिए सबके लिए, इनके लिए डिफरेंट क्यों? जुलाई 1948 एक और, तो 3 डेट्स हमने देख ली, जुलाई 1948, देन जनवरी 1 1996, देन मार्च 25 1971, ओके। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, okay. Okay. Study sheds light on how black buck survive challenges. Now what is it? एक नई स्टडी कंडक्ट की गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस द्वारा, ISC द्वारा, जिन्होंने क्या कहा है, जिन्होंने बेसिकली ब्लैक बक्स पूरी इंडिया के जो हैं उनके मूवमेंट को और हर चीज़ को बेसिकली स्टडी किया है, ठीक है, कि कैसे जो ब्लैक बक है वो दे हैव फेयर्ड इन द फेस ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड चैलेंजेस टू देयर सर्वाइवल, कैसे ये सर्वाइव कर गए हैं। ब्लैक बक अगेन something very static about it. Black buck is found only on the Indian subcontinent. तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में केवल इंडिया नहीं आता, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। वाइल मेल्स, जो मेल्स हैं बेसिकली उनके जो हॉर्न्स हैं दे आर कॉक्सक्रू शेप्ड और ब्लैक टू डार्क ब्राउन कोट होता है उनकी बॉडी का। जो फीमेल है वो फॉन कलर्ड, लाइटर कलर्ड होते हैं, ठीक है। अगर हम एनिमल्स, तो अगर बेसिकली यही स्टेटमेंट आ जाए ब्लैक बक में जो फीमेल है दे आर लाइटर टोन्ड, देन दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिकॉज यूपीएससी एंड्स अप आस्किंग एनीथिंग, 2 डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है ये क्या, ये सब कुछ पूछ लेते हैं। द एनिमल्स आर मेनली सीन इन 3 नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ब्लैक बक है ये पूरे भारत में 3 क्लस्टर्स में पाए जाएंगे आपको। एक तो नॉर्दर्न क्लस्टर है, एक सदर्न क्लस्टर है, एक ईस्टर्न क्लस्टर है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न। अब ये सेपरेशन कैसे हुई थी, ठीक है, तो हमें ये देखना है दिस जोग्राफिक सेपरेशन एज वेल एज डेंस ह्यूमन हैबिटेशन between the clusters would be expected to make it difficult for them to move from one location to the another। क्योंकि अब देखिए नदन कहाँ है, सदन कहाँ है, उनके बीच में कितने सारे लोग रह रहे हैं हम, है ना, ईस्टर्न कहाँ है। तो ये चीज what they found was that कि जो ancestral black buck population थी पहले स्प्लिट हुई 2 ग्रुप में, एक नॉर्थ चली गई, एक साउथ चली गई। अभी जो ईस्टर्न क्लस्टर आया है इस सदर्न क्लस्टर से स्प्लिट होकर आया है। तो ये चीज अगेन एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। डिस्पाइट ऑल ऑड्स, जो मेल ब्लैक बक है इट अपियर्स टू डिस्पर्स मोर देन एक्सपेक्टेड। जो मेल ब्लैक बक है वो ज़्यादा मोबाइल है, जल्दी डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है, इसीलिए जो जीन फ्लो है स्पीशीज़ में वो मेंटेन रहता है, ठीक है। फीमेल जो है वो यूजुअली जहाँ पे भी वो रह रहे हैं नेटिव पॉपुलेशन रेंजेस में वहीं पे रहना प्रेफर करती हैं, ओके। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। So, of course, mitochondrial studies have been conducted for studying all of these things. Not for 30% quota in government jobs for Uttarakhand women. This is an example for you. आप इसको बहुत सारी जगहों पे लिख सकते हैं। तो जो गवर्नर हैं उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, उन्होंने एक बिल को नोट दे दिया है, असेंट दे दिया है। ये बिल क्या करता है, 30% रिजर्वेशन देता है नेटिव विमेन को, जो उत्तराखंड की नेटिव वहीं की विमेन है बेसिकली, उनको किस चीज़ में, वहाँ की पब्लिक सर्विसेज में और पोस्ट में, ठीक है। सो वाइल द गवर्नर्स नोट टू उत्तराखंड पब्लिक सर्विसेज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमेन बिल 2022, the women candidates with Uttarakhand state domicile got the legal right of 30% reservation in public services and posts.
अ स्टेटमेंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, सो दिस इज समथिंग जो हमने देख लिया है. तो दिस इज नथिंग बट एन एग्जाम्पल फॉर यू, नथिंग मोर देन दैट. ओके, नाउ अगेन देर इज नथिंग इन इट. यहाँ पे पेरू में क्या हुआ है, बस एक चीज मुझे आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बताना है कि अगर एक सिटी का नाम लिखा आ गया जुलियाका, ये कहाँ पे है, तो इट इज इन पेरू, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है. आपको पता है जो मिस्टर कैसलो के बाद एक वुमेन ने ओवरटेक कर लिया, वो मिस बोलियोट. तो बेसिकली लोग चाहते हैं कि रिजाइन करे, इलेक्शन आए. तो जूलियाका बेसिकली जो सिटी है इट इज इन पेरू. तो यहाँ पे 17 लोगों की जान चली गई है, ये बात आपको पता होनी चाहिए. तमिलनाडु गवर्नर, ओके नाउ दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एवरी डे समथिंग इज कमिंग अप. वी वोंट पे अ फार्दिंग मोर सेज यूनियन कार्बाइड. मैं उसको लास्ट में डिस्कस करूंगी, आई विल डिस्कस इट बिकॉज द गवर्नर वाली चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो यूनियन कार्बाइड ने क्या कहा है, देखिए एक होता है केस सुप्रीम कोर्ट का. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का केस होता है, वर्डिक्ट आती है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट अपनी जो वर्डिक्ट है उसको रिव्यू भी कर सकता है. तो अगर आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने वर्डिक्ट को रिव्यू करे, अपनी जजमेंट को रिव्यू करे, तो आप 30 दिन के अंदर अंदर रिव्यू पिटिशन फाइल करनी होती है आपको. ठीक है, तो आपने 30 दिन के अंदर अंदर रिव्यू पिटिशन फाइल कर दी. और फिर जब रिव्यू पिटिशन को देखा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि रिव्यू पिटिशन अभी जो बेसिकली गोधरा राइट्स केस पे हमने देखी है, बहुत सारी रिव्यू पिटिशन पे देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक गोइंग ऑन. तो रिव्यू पिटिशन जब दोबारा देखी जाती है, सेम बेंच द्वारा देखी जाती है जिन्होंने वर्डिक्ट पहले दी थी. ठीक है, लेकिन उसमें ओरल हियरिंग नहीं होती यूजुअली. ओरल हियरिंग नहीं होती, जो चेम्बर्स में ही सर्कुलेशन हो जाता है, रिटन मैनर में एक दूसरे को डिस्कस करते हैं, देखते हैं. ठीक है, तो फिर क्या हुआ, रिव्यू पिटिशन में भी वही जजमेंट उन्होंने बोला जो हमने पहले दी थी वो सही थी. रिव्यू करने के बाद भी हमें वही लग रहा है जो हमें पहले लग रहा था. तो रिव्यू पिटिशन सॉर्ट ऑफ गेट्स डिसमिस्ड ओनली. ठीक है, फिर अब रिव्यू पिटिशन के बाद तो कुछ बचा ही नहीं है. ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो ये बेसिकली आपको हुर्रा वर्सेस हुर्रा केस याद होगा जो मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था. ये पहली बारी वहां से आया था. रिव्यू पिटिशन के बाद भी क्यूरेटिव पिटिशन हो सकती है. ठीक है, जो एक आप कह सकते हैं लास्ट एक मौका बचा होता है. क्यूरेटिव इन द सेंस कुछ अगर ग्रेव एरर हो गया हो उसको क्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यूरेटिव पिटिशन. तो ये आपको पूरी चीज पता होनी चाहिए. व्हाट क्यूरेटिव पिटिशन भी वैसी होती है रिव्यू पिटिशन की तरह, ओपन हियरिंग वगैरह कुछ नहीं होती इसमें, वही होती है सर्कुलेशन थ्रू द चेम्बर्स एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, भोपाल गैस ट्रेजेडी आपको पता है, इस पर बहुत सारी रिसेंटली रिपोर्ट्स आई हैं कि जितना कॉम्पनसेशन दिया गया था, सरकार का ये कहना है वो इनफ नहीं था. यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन जो कंपनी थी यूसीसी, a lot of sufferings still exist और वो सही नहीं है, तो इसलिए और कॉम्पनसेशन की जरूरत पड़ेगी, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन को देना पड़ेगा. तो यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने ट्यूसडे को कहा है कि हम एक अठन्नी भी और नहीं देंगे जो हमने सेटलमेंट की थी सरकार के साथ 1989 में, उसके अलावा. तो ये उन्होंने कहा है. ओके, और साथ ही में क्योंकि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा, और साथ ही में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस केस को सुन रहा है, तो उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने सरकार को कहा कि पहले आप ये बताओ जो $470 मिलियन सेटलमेंट हुई थी, जो कंपनी ने पे भी कर दिया है कॉम्पनसेशन के रूप में, उसका 50 करोड़ आज तक लोगों को मिला क्यों नहीं है, उसका एक 50 करोड़ अभी तक नहीं मिला है लोगों को. तो पहले तो आप वो बताइए, इतने साल हो गए 1989 को गए हुए. तो साथ में सेंटर ने क्यूरेटिव प्ली फाइल की हुई है. उन्होंने बोला है कि 1989 की जो सेटलमेंट थी इट इज सीरियसली इम्पेयर्ड, इट हैज सॉट एडिशनल फंड्स. उन्होंने बोला है कि हमें एडिशनल फंड्स चाहिए होंगे 7400 करोड़ रुपीस के. ठीक है, इस पेस्टिसाइड कंपनी से द गवर्नमेंट सेंट, क्योंकि बहुत सारा फ्रेश डेटा हमें मिल रहा है जहाँ पे बहुत सारी सफरिंग इंसिडेंट की वजह से कॉज हुई है. तो अब साथ ही में अगर हम बात करें, अटॉर्नी जनरल जो सरकार के हैं, उन्होंने कहा है द ट्रेजेडी प्रेजेंटेड इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, द गवर्नमेंट वाज नॉट लुकिंग टू रीओपन दिस सेटलमेंट बट ओनली वांटेड, हमने उस सेटलमेंट को रीओपन नहीं करना कि उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं 470 मिलियन पे, नहीं, वो तो ठीक थी, उसके अलावा हमें चाहिए. द सेटलमेंट वॉज नॉट जस्ट. ओके, तो फिर अब इस पे देखिए जस्टिस कौल ने, संजय किशन कौल जी ने क्या पूछा है कि फिर आपने फिर सेटल किया ही क्यों. ओके, आप ही थे ना इस सेटलमेंट की पार्टी, आप कोई छोटी पार्टी तो हो नहीं या वीक पार्टी तो हो नहीं, यू आर अ स्ट्रॉन्ग पार्टी, है ना. लेट्स से ऑन द अदर हैंड अ सिचुएशन अराइजेस दैट द एक्चुअल सिनेरियो इज लेस हॉरिफिक देन मेड आउट टू बी, कैन द अदर साइड कम आउट एंड से कि एक्सेस ऑफ, मतलब अगर सोचिए कि इतना बड़ा हॉरिफिक अमाउंट नहीं होता, तो अब डेटा फ्रेश ऐसा आता जो बताता कि बहुत ज्यादा ही कंपनसेशन दे दी, कम देनी चाहिए थी, तो क्या यूसीसी आके ये बोल सकती है हमने ज्यादा कंपनसेशन दे दी थी, आप हमें वापस कर दो बाकी जो ज्यादा थी. ठीक है, तो
वो इस पे जस्टिस किशन कौल जी ने कहा है कि हम क्या वो परमिट कर सकते हैं, इसका जवाब दो। तो ये बेसिकली बातचीत अभी चल रही है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस फाइनली एंड अल्टीमेटली। तमिलनाडु गवर्नर ऑब्जेक्ट्स टू औंद्रिया अरासू केस। तो पहली बात तो हमने तमिलनाडु गवर्नर RN रवि जी को बोलते हुए सुना था कि तमिलगम होना चाहिए, तमिलनाडु सही नहीं है, क्योंकि नाडु का मतलब क्या है, सॉवरेन नेशन। जबकि तमिल के लोग कहते हैं कि इसकी ऑथेंटिक ट्रांसलेशन ये कहती है नाडु का मतलब है लीगल बाउंड्रीज। तो वो लीगल बाउंड्री जिसके बीच में तमिल बोली जाती है उसे हम तमिलनाडु कहते हैं। लेकिन गवर्नर का कहना है जी नहीं, तमिलगम इज द राइट वर्ड, क्योंकि आप जब तमिलनाडु कह रहे हो तो आप नेशन को कुछ मानते ही नहीं, खुद को नेशन मानते हो। ठीक है, एक ये चीज़। और साथ ही में अब इन्होंने कहा है कि बार बार जो सरकार है वो सेंटर को औंद्रिया रासू क्यों बेसिकली कहती है। तो औंद्रिया रासू तो बहुत ज़्यादा डेरोगेटरी है, क्योंकि औंद्रिया रासू का मतलब है एक सब डिस्ट्रिक्ट, एक लोअर अथॉरिटी। तो ये सही नहीं है, नहीं बोला जाना चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पे ऐड हुई है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।